हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 31 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इनमें से कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं। फर्स्ट संकल्प, सेकंड स्ट्राइव एंड थर्ड संपदा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। संकल्प मिशन जो है वो करेक्ट है, जिसके अंदर स्किल एंड नॉलेज एक्विजिशन फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, इट इज ऑल्सो फॉर स्किल डेवलपमेंट। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज संपदा का मतलब ये होता है स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग यूनिट्स। मतलब कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, इट इज नॉट फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। और आंसर विल बी ए 1 एंड 2। सो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने संडे मन की बात के अंदर कुछ चीज़ें कही थी, तो उसके अंदर उन्होंने स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, राइट। और स्पेशली उन्होंने हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था कि हाउ इंडिया कैन बिकम अ टॉय हब ग्लोबली। Question number 2, which of the following program or initiative is not launched by नीति आयोग। मतलब कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम नीति आयोग का नहीं है। फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, सेकंड अटल इनोवेशन मिशन, थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, फोर्थ यूविका। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, यूविका। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है, इट वाज लॉन्च बाय नीति आयोग इन 2018, जहां पे जो पूरे इंडिया के अंदर 115 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, अटल इनोवेशन मिशन, स्पेशली एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस मिशन के अंदर। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। यूविका जो है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इसरो। युविका का मतलब होता है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, मतलब कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो ये युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है इट इज मेड फॉर दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो और दे कैन कंट्रीब्यूट इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो अवर आंसर विल बी डी, युविका, बिकॉज इट इज लॉन्च्ड बाय इसरो। अगेन यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है उसकी बात की थी। और यहाँ पे स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की जब बात आती है तो नीति आयोग का रोल जो है वो काफ़ी बड़ा है। और लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने जो लॉन्च किया है ये मिशन, तो उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। Question number 3. Recently, National Register of Citizens (NRC) was updated in Assam. Which of the following is or are correct in this regard? मतलब कि रिसेंटली आसाम के अंदर जो एनआरसी अपडेट किया गया था तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, persons whose name appears in NRC of 1951 or in any electoral rolls till 24th March 1971 is said to be legitimate citizen. Second, Assam agitation is one of the driving factor that led to updation of NRC in a time bound manner. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि अगर मान लो एनआरसी जो है वो सबसे पहले बना था 1951, तो अगर मान लो कि किसी भी आदमी या फिर किसी भी पर्सन का नाम इस पर्टिकुलर एनआरसी में है तो ही कैन बी अ लेजिटिमेट सिटीजन। और इफ द नेम अपीयर्स इन एनी इलेक्टोरल रोल्स टिल 24th March 1971। अब यही डेट क्यों सिलेक्ट की गई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आसाम अकॉर्ड विच वॉज साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, तो उसके अंदर ये कट ऑफ डेट जो है वो मेंशन की गई थी।
बिकॉज इट वॉज द स्टार्टिंग डेट ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इसके बाद अगर कोई भी आसाम के अंदर आया होगा, दैट मीन्स ही इज नॉट अ लेजिटिमेट सिटीजन इफ उनका नाम किसी भी इलेक्टोरल रोल में प्रेजेंट नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज आसाम एजिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे 1985 के टाइम पे वहां पे जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के रिजल्ट आए थे, तो उसके अंदर पता चला कि काफी सारे कंस्टिट्यूएंसी के अंदर काफी सारे जो पोल बूथ्स है वहां पे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है, और तब जाके पूरे आसाम के अंदर जो स्टूडेंट यूनियंस है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट का, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को कहते हैं आसाम एजिटेशन। और उसके पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। फिर जाके गवर्नमेंट ने ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के साथ आसाम अकॉर्ड जो है वो साइन किया था। सो ऐसा कहा जाता है कि इट इज अ ड्राइविंग फैक्टर दैट लेड टू अपडेशन ऑफ एनआरसी इन अ टाइम बाउंड मैनर। सो आवर आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। सो एक साल हो चुका है आसाम के अंदर एनआरसी अपडेट हुए। लास्ट ईयर 31 अगस्त को एनआरसी जो है वो अपडेट हुआ था, और ओवर 19 लाख पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राफ्ट एनआरसी ऑफ आसाम। तो उसके बारे में कंसर्न्स जो है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है कि इतने सारे लोगों का गवर्नमेंट क्या करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द रिवर फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए है उस पे से आपको रिवर को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, इट ओरिजिन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सेकेंड, Hirakud, which is one of the India's largest dams, is located on it. Third, one famous pilgrimage site is located on one of its mouth. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, महानदी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर से आप बेसिकली ये आइडिया लगा सकते हैं कि इट इज महानदी, बिकॉज हीराकुड डैम जो है उसी के ऊपर बना है। उसका ओरिजिन जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये भी करेक्ट है। बट महानदी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इट ओरिजिन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज वन पिलग्रिमेज साइट दैट इज पुरी, विच इज फेमस फॉर जगन्नाथ पुरी, सो इट इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द माउथ्स ऑफ महानदी। सो आवर आंसर विल बी डी, महानदी। ओडिशा के अंदर अभी जो फ्लड की सिचुएशन है, ओवर 14 लाख पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस फ्लड। तो पूरे देश में जहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन है, सारे एरियाज जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड फ्लड मिटिगेशन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट इश्यू अंडर जीएस मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड, it follows a system of centralization. Third, it makes recommendations on GST rates. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is C, 1 and 3. Yes, it is a constitutional body under Article 279A, जिसको एस्टैब्लिश कौन करता है? प्रेसिडेंट। So GST Council is established by President, but it is chaired by Union Finance Minister. फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट, बिकॉज इट फॉलोज अ सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वोटिंग राइट्स है 2/3, और यूनियन गवर्नमेंट के पास है 1/3 वोटिंग राइट्स, राइट। तो हम सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी यहां पे नहीं कह सकते। सेकेंड विल बी इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि उसका मेन टास्क यही है कि जीएसटी रेट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में रेकमेंड करना। सो अवर आंसर विल बी सी, 1 and 3। अगेन जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है वो न्यूज में है, बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको क्रिटिसाइज किया है। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इस वजह से भी ये काउंसिल जो है वो न्यूज में है, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा था कि कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर फ्रेज को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
सेकेंड, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। थर्ड, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 and 2। ये जो है वो फेडरल फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडिया फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जुडिशियरी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू चेंज द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स और इट कैन इवन enlarge और रिड्यूस द एरियाज ऑफ स्टेट। और किसी स्टेट को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है। सो इट इज नॉट अ फेडरल फीचर, इट इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस वजह से ये थर्ड जो है तो वो इनकरेक्ट होगा। और आंसर विल बी ए 1 and 2। अगेन जो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने ये कहा था कि जीएसटी ड्यूज पे नहीं करना, इसको डिनाई करना, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो इस वजह से ये फेडरलिज्म जो है वो न्यूज में है। और काफी सारी जगह पे सेंट्रल स्टेट कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल इन पंजाब हरियाणा रीजन, इन वेस्ट बंगाल। तो इस वजह से ये फेडरलिज्म जो है उसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंधमाल टर्मरिक? फर्स्ट, it is a tribal cash crop known for its medicinal value. Second, it is a GI tagged product of Odisha. Third, it can sustain in adverse climatic conditions. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये एक ट्राइबल एरिया का कैश क्रॉप है, दैट इज कंधमाल टर्मरिक। वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज अप्रैल 2019 में इट वॉज GI टैग्ड, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था ओडिशा में, राइट, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है और उसके अलावा कॉस्मेटिक वैल्यूज भी है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज इट कैन सस्टेन इन दी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फुलफिल होना जरूरी नहीं है। सो रिसेंटली ये जो हल्दी है वो इस वजह से न्यूज में है बिकॉज डिस्पाइट अ GI टैग, लॉकडाउन की वजह से वहां पे प्रोडक्शन तो अप टू दी मार्क है लेकिन उसका सेल्स जो है उसके अंदर काफी डिक्लाइन हुआ। इस वजह से उसका सेल्स जो है वो काफी अफेक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज कुछ गैदरिंग्स और मैरिज जैसे जो फंक्शंस है जिसको गवर्नमेंट ने लिमिट किया है या फिर लॉकडाउन के टाइम पे प्रोहिबिट किया था, तो इस वजह से इसका सेल्स जो है वो काफी कम हुआ है। Question number 8, which of the following statement is or are correct about National Clean Air Program? NCAP के बारे में कौन सा statement correct है? First, the program is executed by Central Pollution Control Board under Air Prevention and Control Act 1986. Second, it aims to reduce particulate matter PM concentration by 2030 along with achievement of SDGs, Sustainable Development Goals. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए 1 only। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। NCAP जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज टू बी अचीव्ड बाय 2024 और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज टू बी अचीव्ड बाय 2037-38। तो इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। It specifically focuses on urban air pollution, urban air pollution। तो जो स्मार्ट सिटीज के अंदर या फिर किसी भी अर्बन एरिया के अंदर जो एयर पॉल्यूशन का कंसर्न है उसको कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस इस प्रोग्राम में है। प्रोविजंस कौन से एक्ट के अंदर से मिले? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1986। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन है दैट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2024। सो यहाँ पे 2030 लिखा है अलॉन्ग विद द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और आंसर विल बी ए 1 only। सो अगेन पहले दिल्ली के अंदर ये सर्वे हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर
कुछ स्मार्ट सिटीज के अंदर ये सर्वे किया गया और वहां पे भी पुअर एयर क्वालिटी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और रीजन ये है वहां पे कि ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कि गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास डेटा अवेलेबल है दैट एयर पॉल्यूशन इज प्रेवलेंट इन दीज एरियाज, बट उसके लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जो है वो नहीं बनाई है। तो इस वजह से ये एयर पॉल्यूशन जो है वो फिर से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, Parliament is authorized to notify any caste or castes as a scheduled caste. Second, any inclusion or exclusion in the list of scheduled caste can be done by a notification issued by President only. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is D, neither one nor two. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ऑपोजिटली इनकरेक्ट। मतलब कि अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई करना है एज अ शेड्यूल कास्ट तो उसकी ऑथोरिटी प्रेसिडेंट के पास है, राइट? सो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑथोराइज्ड टू नोटिफाई एनी कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। अब अगर मान लो कि एक बार प्रेसिडेंट ने किसी भी शेड्यूल कास्ट को ये नोटिफाई कर दिया, फिर उसके बाद किसी कास्ट को इंक्लूड करना है या फिर उसमें से एक्सक्लूड करना है, इट कैन बी डन ओनली बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट कैन बी डन ओनली बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट? सो यहां पे क्या कहा गया है कि इट कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट, तो इस वजह से ये गलत होगा बिकॉज वहां पे पार्लियामेंट को एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आवर आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि स्टेट्स कैन हैव रिजर्वेशन विद इन शेड्यूल कास्ट ऑल्सो, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी मेंशन किया गया है। स्पेशली दी अमेंडमेंट which was done in 2018 is also in news in article 342A. Question number 10, which of the following statement is or are correct about Make in India? Make in India के बारे में कौन सा statement correct है? First, it aims to raise share of India's manufacturing sector to 25% of GDP. Second, it aims to create 100 million additional jobs by 2022. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मेक इन इंडिया विच वाज लॉन्च इन 2014, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसका जीडीपी में अभी 16 to 17% शेयर है, उसको इंक्रीज करके 25% करना। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द ईयर 2022 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स जो है वो क्रिएट करना है। सो आवर आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। सो रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है, सो इस साल वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जो है उसको कैंसिल किया हुआ है बिकॉज काफी सारी कंट्री के पास से जो डेटा मिलना चाहिए वो वर्ल्ड बैंक को नहीं मिला ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो स्पेशली इस पैराग्राफ के अंदर मेक इन इंडिया के बारे में बात की गई है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया और उसका अभी स्टेटस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।